नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको हम एसटीसी और बीएड से संबंधित जो लेसन प्लान की डायरियाँ हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज आपकी जो लेसन प्लान की डायरी है वो है आपकी मननशील रिपोर्ट। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत प्रत्येक जो फाइल है और उसकी वीडियो की लिंक भी दिया गया है। आप लोग जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लेने के लिए आपको चार्जेबल देना होगा, ठीक है। और वो चार्जेबल मैंने कर रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चार्जेबल होगा, ज़्यादा महंगा तो नहीं है हालांकि, लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। और जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो अपने आप में डाउनलोड भी कर सकता है। चलिए, और यदि आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग उस पर कॉल करके भी सीधा अमाउंट दे करके मांग सकते हैं। तो चलिए, आपको आज मैं मननशील रिपोर्ट के बारे में जानकारी देता हूं और आपको एकदम सरल भाषा में, सटीक भाषा में कैसे आप इसको बनाएंगे, ताकि जो क्रियात्मक मूल्यांकन आपका फाइनल लेसन होगा उसमें किस तरीके से अंक अच्छे आ सके। देखिए, आप लोग यहाँ पे पहले इस डायरी को अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसका फ्रंट पेज इस तरीके का आपको मिलेगा। ये डीएलएड और प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के लिए होती है, और आप लोग चाहे तो इसको बीएड में भी है तो आप लोग बीएड के लिए भी बना सकते हैं। वही होती है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, बोलते हैं इसको हम मननशील रिपोर्ट। चलिएगा, आपको यहाँ पे इस संकेतिका में इस तरीके से आपको ये भरने होंगे, ठीक है। संकेतिका के अंतर्गत आपको मैंने 4 शीर्षक और उपशीर्षक दिए, उनकी प्रश्न संख्या भी मैंने आपको इस डायरी के अकॉर्डिंग शो कर रखा है। और अब मैं डायरी को नीचे देखता हूँ तो मननशील रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको ये कुछ बिंदु दिए गए हैं और इन बिंदुओं के बारे में हम कल्पना करते हैं कि भाई विद्यालय भवन के बारे में हमारी पूर्व कल्पना क्या है। इन टॉपिक्स जो आपको दिए गए हैं, इन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है, इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरीके से आपको इस मननशील रिपोर्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। चलिए, डायरी को मैं बनाना शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है हमारे विद्यालय के बारे में पूर्व कल्पना क्या है। विद्यालय के बारे में पूर्व कल्पना क्या होगी, यानी कि स्वच्छ विद्यालय भवन होना चाहिए, ठीक है। स्वच्छ विद्यालय भवन के अंतर्गत आपको लिखना होगा। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में हम सभी को चाहिए कि हमारे चारों ओर के वातावरण को स्वच्छ रखें, हम विद्यालय को स्वच्छ रखें। दरअसल हर एक इंसान के जीवन की शुरुआत विद्यालय से होती है। विद्यार्थी के लिए विद्यालय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पुस्तकालय, कक्षा कक्ष आदि में स्वच्छता होगी तो पढ़ाई करने में विद्यार्थियों का मन लगेगा और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अपने विद्यालय की कक्षाओं आदि को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है, लेकिन इसी के साथ में विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वे अपने वातावरण को एवं अपने चारों ओर की स्कूल की कक्षाओं को भी साफ सुथरा रखें। ये स्वच्छ विद्यालय भवन के अंतर्गत आपको लिखना होगा। और दूसरा पॉइंट आता है हमारा पूर्व कल्पना में विद्यालय पुस्तकालय, यानी विद्यालय का पुस्तकालय कैसा होना चाहिए, कैसी स्थिति है हमारी। तो देखिए, पुस्तक और आलय, इन दो शब्दों के योग से पुस्तकालय शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है पुस्तकों का घर, जिसमें ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का संग्रह होता है। इसे ही पुस्तकालय कहते हैं। हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में लगभग 2000 पुस्तकें हैं। यहाँ प्रतिदिन 2 हिंदी समाचार पत्र आते हैं। सप्ताह में एक पीरियड पुस्तकालय का होता है। इस दिन हमारा पुस्तकालय का अध्यक्ष हमको पुस्तकें वितरित करता है, यानी प्रदान करता है। पुस्तकालय में 3 कुर्सियाँ एवं 8 बेंच हैं, जहां लगभग 70-80 छात्र और अध्यापक बैठ सकते हैं। पुस्तकालय में स्थान स्थान पर शांति रखें, ठीक है। जगह जगह पर शांति बनी हुई है, शांत वातावरण है। चुपचाप पढ़िए, केवल आवश्यकता पढ़ने पर ही धीरे से बोलिए। ऐसा उत्तम पुस्तकालय संभवतः कुछ ही विद्यालयों में मिलता है। तो ये हमने सराहना की थी पुस्तकालय के बारे में। अब हम बताएंगे कि विद्यालय में खेल कूद का मैदान कैसा होना चाहिए, ये हमारी पूर्व कल्पना क्या कहती है। तो हमारे विद्यालय में खेल कूद की व्यवस्था ठीक है। खेल कूद मैदान साफ सुथरा और समतल है। मैदान के चारों ओर 4 दीवारी बनी हुई है। क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, ऊंची कूद, लंबी कूद व शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं, जिनके खेलने से
या तरीकों के अनुसार अलग अलग नाम भी होते हैं, यानी खेलने के तरीकों के अनुसार उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। नियमित खेल खेलना मानसिक कौशल को विकसित करने में मदद करता है। यह एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कौशल में भी सुधार करता है। यह प्रेरणा, साहस, अनुशासन और एकाग्रता को लाता है। स्कूलों में खेल खेलना और उसमें भाग लेना विद्यार्थियों के कल्याण के लिए आवश्यक बना दिया है। हमारे विद्यालय में सप्ताह में एक दिन का खेल पीरियड भी रखा जाता है। अब बात करेंगे हम, चौथा पॉइंट है सहयोगी शिक्षक। सहयोगी अधिगम एक शैक्षणिक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य है कक्षा गतिविधियों को सैद्धांतिक और सामाजिक अधिगम करना है। सहयोगी शिक्षकों के द्वारा 5 महत्वपूर्ण तत्वों के द्वारा कक्षा में सहयोगी अधिगम लाना है। पहला तथ्य हमारा मूल्यांकन, दूसरा है सकारात्मक परस्पर निर्भरता, तीसरा है व्यक्तित्व और समूह उत्तरदायित्व, चौथा है कक्षा आकलन और पांचवा है बच्चों में परस्पर जरूरत और छोटे समूह के हुनर का शिक्षण देना, समूह संसाधन के रूप में। अब आता है हमारे सहयोगी शिक्षक कौन कौन है। उन सहयोगी शिक्षकों का आप लोग अपने विद्यालय से नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने 6 शिक्षकों का यहाँ पे वर्णन किया है। तो श्री राधेश्याम मीणा हमारे प्रधानाध्यापक हैं, संदीप चौधरी और हनी नारायण मीणा हमारे अध्यापक हैं, फतेहराम मीणा, पूनमबाई मीणा और सुनैना स्वर्णकार ये हमारे वीएसटीसी या फिर बीएड इंटर्नशिप में सहयोग करने वाले शिक्षक रहे हैं। सहयोगी छात्रों की लिस्ट में भी आप लोग लिख सकते हैं कि सहयोगी छात्र जो छात्र सहयोगी अधिगम करते हैं वो अपनी इस प्रक्रिया में गुरुजन की भूमिका को बदल करके सिर्फ जानकारी देना ही नहीं बल्कि वे उनके सिखाने में भी मदद करते हैं। और आप लोग सहयोगी शिक्षकों के जो छात्र हैं, सहयोगी छात्र उनके भी आप लोग नाम लिख सकते हैं। जैसे कुलदीप सिकरवार, हितेश चौधरी, मोहित चौधरी, सत्येंद्र जाटव, नरेश कुमार, गरिमा भारद्वाज, वर्षा कुमारी इत्यादि आप लोग अपने अपने सहयोगी छात्रों के नाम लिख सकते हैं। अगला छठवां पॉइंट आता है, क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का ही है? तो हाँ जी, हमारे विद्यालय का भवन स्वयं विद्यालय का है और विद्यालय में सभी भवन हैं वो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। सातवां पॉइंट है, क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है? तो आप लिखेंगे हाँ, विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों के अनुसार पर्याप्त है। विद्यालय में 8 कक्षा कक्ष, 1 ऑफिस, 1 भंडार कक्ष बना हुआ है और विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या 2 से 15 है, 215, जिसमें 83 छात्रा और छात्र 132 हैं। 8वां पॉइंट है कि क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है? तो आप लिखेंगे हाँ, विद्यालय भवनों की स्थिति ठीक ठाक है। प्रत्येक भवन के 2 दरवाजे हैं और 2-2 खिड़कियां लगी हुई हैं। विद्यालय भवनों के आसपास कोई मकान नहीं होने के कारण प्राकृतिक हवा भी बहुत शानदार आती है। प्रत्येक भवन में पंखे लगे हुए हैं, गर्मियों में भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। आपका अगला पॉइंट होगा 9वां, पूर्व कल्पना के अंतर्गत क्या विद्यालय में बिजली और पेयजल की व्यवस्था ठीक ठाक है? तो आप लिखेंगे बिल्कुल उत्तम है, हमारे विद्यालय में बिजली और पेयजल की व्यवस्था उत्तम है। पेयजल की व्यवस्था में आपको अलग से लिखना होगा। अब थोड़ा सा वर्णन करते हैं हम कि विद्यालय में पानी का टाँका बना हुआ है और पानी की टंकी की भी व्यवस्था है। टंकी में 4 नल लगे हुए हैं। पानी की टंकी को भरने के लिए टाँके से पानी मोटर द्वारा लाया जाता है और समय समय पर इसकी सफाई भी की जाती है। पानी में ब्लीचिंग पाउडर या फिर कीटनाशक दवा का छिड़काव भी किया जाता है ताकि पानी साफ सुथरा और स्वच्छ रहे। बिजली व्यवस्था की बात करते हैं तो बिजली की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। विद्यालय के प्रत्येक भवन में लाइट फिटिंग भी की गई है, लेकिन 2 कमरों में कार्य अभी अधूरा पड़ा है। ऑफिस में और 3-4 कक्षों में पंखे लगे हुए हैं। अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आया था हमारा उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति के बारे में। अब हम बात करेंगे, हमने पूर्व कल्पना के बारे में बात कर ली है, अब हम बात करेंगे उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति। पहला पॉइंट आता है कि विद्यालय परिवेश में शुक्ति लेखन। इसमें लिखेंगे कि विद्यालय की दीवारों पर शुक्ति लेखन का कार्य किया गया है और सप्ताह में 1 दिन शुक्ति लेखन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। अब
विद्यालय के प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में सूक्ति लेखन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाता है। आपको लिखना है कि विद्यालय भवनों की दीवारों पर लिखी गई कुछ सूक्तियाँ निम्न हैं। तो देखिए कौन कौन सी लिखी हुई है। पहली लिखी हुई है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण सदा उसकी गोद में खेलते हैं। दूसरी सूक्ति है कि देश की धरोहर बैंकों में नहीं विद्यालयों में जमा होती है। तीसरी सूक्ति है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। चौथी सूक्ति है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वही दाड़ेगा। पांचवी सूक्ति है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। आप और भी अपने विद्यालय की सूक्तियों को यहाँ पे लिख सकते हैं, आपके जो विद्यालय में लिखी हुई है वो भी लिख सकते हैं आप। अगला आता है कि हमारा टॉपिक नंबर 2 कि प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों के द्वारा संबोधन। विद्यालय में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों के द्वारा प्रार्थना सभा में संबोधन दिया जाता है। संबोधन में ज्ञान विज्ञान व महापुरुषों का जीवन परिचय, प्रेरणा स्रोत कहानियाँ एवं कविताएं आदि के माध्यम से संबोधन किया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है अनुशासन। छात्रों द्वारा विद्यालय में होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों में रुकावट करने या पूर्व निर्धारित नियमों को तोड़ने पर शिक्षकों द्वारा कार्यवाही की जाती है, उसे हम अनुशासन कहते हैं। विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था ठीक ठाक है। बच्चे निर्धारित समय पर स्कूल जाते हैं। बच्चों और अध्यापकों के द्वारा आचार विचार की परंपराओं के निर्वाह वर्जित आचार व्यवहार से बचने और सामान्य सामाजिक और नैतिक आचारों का पालन करते हैं, जिससे शांति, स्नेह, सहयोग, एकता, परस्पर आदर, मित्रता और कार्य करने का निर्बाध वातावरण बना रहता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे आपकी धार्मिक उत्सव और जिसमें होंगे नैतिक उद्देश्य का साप्ताहिक कालांश भी लगता है। विद्यालय में समय समय पर उत्सव, जयंतियाँ, त्योहार, राष्ट्रीय पर्व आदि धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं और इससे संबंधित साप्ताहिक कालांश लगाकर प्रत्येक उत्सव के बारे में वाद विवाद प्रतियोगिता, चार्ट, चित्र, निबंध लेखन आदि आयोजन करवाया जाता है। प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं बच्चों द्वारा संबोधन दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में पर्वों का विशेष स्थान है, यहाँ तक कि इसे त्योहारों की संस्कृति कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि साल भर कोई ना कोई पर्व या उत्सव चलता ही रहता है। आपको अगला पॉइंट लिखना है प्रगति अभिलेख। विद्यालय में प्रगति अभिलेखों में मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी, विद्यालय प्रबंध आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अतः इन सूचनाओं का सही संग्रहण या अभिलेख अत्यंत आवश्यक है। किसी भी स्कूल में मूल्यांकन संबंधी अभिलेख निम्न रूपों में देखे जा सकते हैं। तो अभिलेख यहाँ पर 8 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है संचित अभिलेख, सतत परीक्षा पंजिका, परीक्षा पंजिका, प्रगति पत्रक, मासिक परीक्षा पत्रिका या फिर पंजिका, और विद्यार्थियों की प्रोफाइल, वार्षिक परीक्षा पंजिका और शिक्षक डायरी। ये 8 अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे, ये लिखने हैं। छठवां पॉइंट है विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है। आप लिखेंगे हाँ, हमारे विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है। विद्यालय में लगभग 7-8 डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए हैं। एक डिस्प्ले बोर्ड पर फोटो प्रदर्शनी लगी हुई है। ऑफिस के अंदर एक डिस्प्ले बोर्ड पर संस्थापन बोर्ड बना हुआ है। इसके अलावा संस्था प्रधान सूची, दानदाता सूची, मित्र सूची, पोषाहार मेनू, छात्र उपस्थिति पट्ट आदि डिस्प्ले बोर्ड विद्यालय में बने हुए हैं। आगे आपको लिखना है कि विद्यालय में कंप्यूटर एवं इंटरनेट व्यवस्था के बारे में। तो हाँ, विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से कंप्यूटर लैब की व्यवस्था नहीं है और विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है। विद्यालय का ऑनलाइन संबंधी कार्य बाजार से करवाया जाता है। हाल ही में कंप्यूटर लैब का कार्य या निर्माण चल रहा है। आने वाले समय में विद्यालय में कंप्यूटर व इंटरनेट की व्यवस्था हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि मेरी विद्यालय की पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने में परिस्थितियाँ व औचित्य क्या थे। तो आपको लिखना है शिक्षण व्यवस्था में सुधार आया, बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार हुआ और स्टाफ संबंधी समस्या भी दूर हुई। और लास्ट पॉइंट आपको लिखना है सुधारात्मक सुझाव।
अब आप किस तरीके से सुधार के लिए सुझाव दोगे? पहला पॉइंट लिखना है इसमें, विद्यालय में अध्यापक पदों की रिक्तियां भरी जाएं। विद्यालय भवन का रंग रोगन कार्य करवाया जाए। विद्यालय में कंप्यूटर व इंटरनेट की व्यवस्था उपलब्ध हो। विद्यालय में खेल कूद की सामग्री उपलब्ध हो। कक्षा 5 से 8वीं तक के बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी टेबल की व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये मननशील रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। ठीक है, आपको किसी भी तरीके की यदि परेशानी होती हो तो आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए और पीडीएफ भी आप लोग मांग सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और आप अन्य सभी पीडीएफ ही जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखिएगा और अपनी डायरी तैयार कीजिएगा, लेसन प्लान तैयार कीजिएगा, ताकि यहाँ से करें आप लोग अच्छी मार्किंग करने के लिए। मैंने बहुत सोच समझ के मेहनत के साथ में ये कार्य किया है, आपकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें चैनल और वीडियो को, ताकि वो भी भाई बना सकें। धन्यवाद।